तो कैसे हैं आप लोग? अच्छे ही होंगे। पिछले क्लास में मैंने भाग 2 यानी भारतीय संविधान में भाग 1 और भाग 2 के बारे में डिस्कस किया था। हमारा टॉपिक शायद ये चल रहा था भारतीय संविधान के भाग एवं अनुच्छेद। तो भाग एवं अनुच्छेद में मैंने भाग 1 और भाग 2 के बारे में डिस्कस कर दिया था। अब रही बात कि अब इस बार मैं इस वीडियो में मैं भाग 3 में के बारे में बताऊंगा कि भाग 3 में किस चीज़ का वर्णन है और भाग 3 में क्या क्या कहा गया है। तो भाग 3 में सबसे पहले अनुच्छेद 12 से 35 तक का वर्णन किया गया और 12 से 35 तक का जो वर्णन है अनुच्छेद 12 से 35 तक का, उसमें मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया यानी फंडामेंटल राइट्स का। अनुच्छेद 12 में ये कहा गया कि मौलिक अधिकार की परिभाषा क्या है, यानी अनुच्छेद 12 में मौलिक अधिकार की परिभाषा के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 13 में मूल अधिकार के बने रहने एवं उनके अल्पीकरण की विधियां बताई गई, यानी मूल अधिकार जो है मौलिक अधिकार है उसका बना रहना कौन से कंडीशन में बना रह सकता है और उसका अल्पीकरण कैसे किया जा सकता है, उसको कम कैसे किया जा सकता है, इस बारे में अनुच्छेद 13 में कहा गया है। अब स्टार्ट होता है कि मैं मौलिक अधिकार को पार्ट बाय पार्ट बताऊंगा। मतलब पहले समता का अधिकार यानी राइट टू इक्वालिटी के बारे में, फिर उसके बाद राइट टू फ्रीडम, इस तरह से मतलब डिफरेंट पार्ट में बांट के बताऊंगा और उन सब में अनुच्छेद के बारे में मैं डिस्कस करूंगा। समता का अधिकार सबसे पहला होता है जिसमें अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक का वर्णन है। और समता का अधिकार यानी राइट टू इक्वालिटी, अनुच्छेद 14 में ये बात कही गई है कि विधि के समक्ष समानता, यानी जो भी लॉ है, जो भी कानून है, उस कानून के समक्ष समानता की बात कही गई, यानी कानून के समक्ष सभी लोगों को समानता दिया जाएगा, सभी लोग के साथ समान व्यवहार किया जाएगा। अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि जात, रंग, धर्म, मूल वंश, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर कोई भी भेद नहीं किया जाएगा, यानी उसके आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। किसके आधार पर? जात, रंग, जन्म स्थान, धर्म, मूल वंश इत्यादि के आधार पर कोई भी विभेद नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 में कहा गया है लोक नियोजन में अवसर की समानता। अनुच्छेद 16 में कहा गया है कि लोक नियोजन यानी सरकार के द्वारा जो भी वैकेंसीज निकलती है, जो भी वैकेंसीज निकाली जाएगी उन सारे वैकेंसीज में यानी उन सारे लोक नियोजन में अवसर की समानता मिलेगी। अवसर की समानता यानी सभी को उसमें भी समान अवसर दिया जाएगा, सभी को उस नियोजन में अपना उम्मीदवारी प्रकट करने का अवसर दिया जाएगा, समान अवसर दिया जाएगा, ऐसा अनुच्छेद 16 में कहा गया है। और फिर बात रही इसी अनुच्छेद 16 का एक अपवाद है, एक बात है इससे रिलेटेड, इससे संबंधित एक बात है, वो ये है ओबीसी आरक्षण का वर्णन किया गया जिसको अनुच्छेद 16 के डी में रखा गया, 16 के डी में रखा गया। ओबीसी आरक्षण की बात कही गई है अनुच्छेद 16 के डी में। और ये ओबीसी आरक्षण तब सक्षम हो पाया जब बाबा केलकर आयोग 1953 में और मंडल आयोग 1978 में बहुत प्रयास किए, तब ओबीसी आरक्षण सफल हो पाया। यानी कहा जाता है कि ओबीसी आरक्षण का वर्णन किसमें? तो अनुच्छेद 16 के डी में है। और अनुच्छेद 16 का डी यानी ओबीसी आरक्षण सफल कब हो पाया? ओबीसी आरक्षण सफल तब हो पाया जब बाबा केलकर 1953 में और मंडल आयोग 1978 में अथक प्रयास किए और उसके बाद ओबीसी आरक्षण को लागू करवाया। अनुच्छेद 17 में कही गई है बात कि छुआछूत का अंत यानी अस्पृश्यता का अंत यानी अनटचेबिलिटी, एंड ऑफ अनटचेबिलिटी, यानी अनटचेबिलिटी भी कह सकते हैं, ठीक है, अनटचेबिलिटी, एंड ऑफ अनटचेबिलिटी यानी छुआछूत का अंत किया गया, अस्पृश्यता का अंत किया गया। अनुच्छेद 17 में इसका वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 18 में कहा गया उपाधियों का अंत, यानी अगर कोई राजा है तो उस राजा पद का अंत कर दिया जाएगा। मतलब कोई भी अपने अपने डिफरेंट उपाधि के साथ रहते हैं, उन सारे महामंत्री ये वो वगैरह वगैरह ये सारा जितना भी उपाधि है उन सारे उपाधियों का अंत कर दिया जाएगा। बशर्ते इसमें एक अपवाद ये है कि सैनिकों को छोड़कर सैनिक अपना उपाधि लगा सकते हैं। अब बात रही दूसरा, हम बात करते हैं यहाँ से हम लोग अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 में राइट टू इक्वालिटी यानी समानता का अधिकार यानी समता का अधिकार हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग देखेंगे स्वतंत्रता का अधिकार।
स्वतंत्रता के अधिकार यानी राइट टू फ्रीडम अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक की बात कही गई है। अनुच्छेद 19 से लेकर क्या तक का, तो अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक की बात कही गई है किसमें, राइट टू फ्रीडम में, यानी स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19 में कहा गया भाषण देने का अधिकार, यानी भारत का जो भी नागरिक है उन सभी को भाषण देने का अधिकार होगा। वो कभी अपने विचारों का अभिव्यक्ति भाषण के थ्रू कर सकते हैं, इसमें कोई रोक टोक नहीं है अनुच्छेद 19 के अनुसार। अब इसी का दो अनुच्छेद 19 का ए जो इम्पोर्टेंट है, अनुच्छेद 19 का सी जो इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद 19 के ए में प्रेस की स्वतंत्रता की बात कही गई है, यानी अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए हम किसी भी तरह के अखबार का या किसी भी तरह के मीडिया का सहायता ले सकते हैं। और मीडिया प्रेस की स्वतंत्रता है, प्रेस चाहे किसी भी तरह के विचारों को, चाहे किसी भी तरह के बात को या किसी भी तरह की जानकारी को स्वतंत्रता पूर्वक फैला सकती है, ये प्रेस की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19 के सी में कहा गया है झंडा फहराने की स्वतंत्रता, यानी कोई भी भारत का नागरिक झंडा फहरा सकता है, इसमें कोई दो मत नहीं है, ये अनुच्छेद 19 के तहत क्लियर है। अनुच्छेद 20 में कहा गया है अपराध के लिए दोषी सिद्धि के संबंध में संरक्षण, यानी अपराध के लिए दोषी सिद्धि के संबंध में संरक्षण। कहने का मतलब अनुच्छेद किसमें कहा गया, 20 में। इसमें जब तक अपराध सिद्ध है, इसका कहने का मतलब है कि जब तक कि अपराध सिद्ध ना हो जाए, मात्र 24 घंटे के लिए पुलिस किसी भी व्यक्ति को अपने रिमांड में रख सकती है, ओनली 24 घंटे के लिए, सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे के लिए। तो इस चीज को हम लोग ऐसे कहते हैं कि अपराध के लिए दोष सिद्धि संबंध में जो भी संरक्षण है उसके बारे में जो वर्णन किया गया है वो अनुच्छेद 20 में कहा गया है। अनुच्छेद 21 की जो बात करें, यानी आर्टिकल 20 की जो बात करें, आर्टिकल 20 में कहा गया है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, यानी सेल्फ डिफेंस जिसको कहते हैं, इन शॉर्ट हम लोग इसको सेल्फ डिफेंस कह सकते हैं। अनुच्छेद 21 में क्या कहा गया है, सेल्फ डिफेंस की बात कही गई, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात कही गई है। अनुच्छेद 21 का ए है जो कि कुछ कहता है, अनुच्छेद 21 का ये कहता है कि 6 से लेकर 14 साल के जो भी बच्चे हैं उन बच्चे को शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। अनुच्छेद 21 का ए कहता है कि 6 से लेकर 14 साल के बच्चे को क्या करना चाहिए, शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। ये क्या है, अनुच्छेद 21 के ए में कहा गया। अनुच्छेद 22 में यानी आर्टिकल 22 में कहा गया है कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण, यानी कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण भी पाया जा सकता है, ये अनुच्छेद 22 में वर्णन किया गया है। इस प्रकार हम लोग दो तरह के समता का अधिकार और स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में देखें। अब आर्टिकल 21 से रिलेटेड जो है वो मतलब मौलिक अधिकार का ही है, जिसमें शिक्षा के अधिकार के बारे में बात जो की गई थी आर्टिकल 21 के में, उससे रिलेटेड एक संविधान संशोधन है 86वां संविधान संशोधन, जिसके बारे में कहा गया है कि इसके अंतर्गत क्या किया गया, शिक्षा के अधिकार को 3 तरीके से जोड़ा गया। पहला जो मौलिक अधिकार के रूप में, जिसमें आर्टिकल 21 के ए में जैसा वर्णित है। दूसरा है राज्य के नीति निर्देशक तत्व के रूप में, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के रूप में राज्य सरकार का ये दायित्व होता है कि वो 6 से 14 साल के बच्चे को मुफ्त में शिक्षा उपलब्ध करवाए या कराए। तो ये दूसरा जोड़ा गया कि ये राज्य सरकार के दायित्व के तौर पे जोड़ा गया कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व में ये ऐसा वर्णन आर्टिकल 45 में ऐसा वर्णित कर दिया गया कि राज्य का सरकार का ये दायित्व होता है कि वो 6 से 14 साल के बच्चे को मुफ्त में शिक्षा उपलब्ध करवाए। ये हो गया दूसरे तरीके से। और तीसरा बात ये कहा गया कि मूल कर्तव्य के तौर पे जोड़ा गया। मूल कर्तव्य के तौर पे ये कहा गया कि माता पिता का यह कर्तव्य होता है कि 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उसको शिक्षा दे या शिक्षा दिलाए। तो ये हमारा 3 तरीके से शिक्षा के 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत 3 तरीके से शिक्षा के अधिकार को जोड़ा गया। 2002 में 86वां संविधान संशोधन लाया गया और 1 अप्रैल 2005 को इन तीनों को जोड़ करके आरटीई लाया गया, जिसको आरटीई यानी राइट टू एजुकेशन यानी शिक्षा का अधिकार लाया गया। और इस प्रकार 86वां संविधान संशोधन कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं हम लोग कि शोषण के विरुद्ध अधिकार यानी राइट अगेंस्ट
एक्सप्लोटेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 23 और 24 में इसका वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 23 में कहा गया है कि मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम पे रोक, यानी मानव जो दुर्व्यापार होता है, मानव व्यापार होता है, यानी मानव को एक जगह से दूसरी जगह जो बेचा जाता है, बंधुआ मजदूर जैसे कह सकते हैं, और जो बलात् श्रम, बलपूर्वक किसी से श्रम करवाया जाता है, बलपूर्वक मार कर पीट कर करके जबरदस्ती कर करके उनको श्रम करवाया जाता है, उनका शारीरिक दोहन किया जाता है, तो इन सब पर रोक लगाया गया आर्टिकल 23 के अनुसार। आर्टिकल यानी अनुच्छेद 24 में ये कहा गया कि कारखानों में बालकों के नियोजन पर रोक लगाया गया, यानी कारखाने में बालक अब काम नहीं कर सकते हैं, ये आर्टिकल 24 के अनुसार यानी अनुच्छेद 24 के अनुसार ऐसा कहा गया। फिर उसके बाद अगला है राइट टू फ्रीडम, यानी रिलीजन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन यानी धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, यानी धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार कहने का धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक इसका वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 25 में इसके बारे में कहा गया है कि किसी भी धर्म के रुकावट के बिना मान्यता, आचरण, प्रचार करने की स्वतंत्रता, यानी कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म के बिना रुकावट के मान सकता है, उसका आचरण कर सकता है और उसका प्रचार कर सकता है, इसमें कोई रुकावट नहीं है। अनुच्छेद 26 में ऐसा कहा गया है, धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी भी वर्ग को सार्वजनिक व्यवस्था एवं सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए धार्मिक प्रयोजनों की स्थापना और पोषण का अधिकार, धार्मिक कार्यों से संबंधित विषय पर प्रबंध करने का अधिकार, धार्मिक चल संपत्ति के अर्जन एवं स्वामित्व का अधिकार। यानी आर्टिकल 26 में ये कहा गया है कि धार्मिक संप्रदाय या उससे किसी भी वर्ग को सार्वजनिक व्यवस्था, यानी किसी भी तरह के धार्मिक या उससे रिलेटेड कोई भी वर्ग है, उसकी सार्वजनिक व्यवस्था की जा सकती है, उसका सदाचार की सार्वजनिक व्यवस्था एवं सदाचार और स्वास्थ्य के दिन, यानी किसी के स्वास्थ्य का हनन ना हो, किसी के स्वास्थ्य का, यानी कहने का मतलब कोई भी धार्मिक आचरण कर सकते, किसी भी संप्रदाय के द्वारा कोई भी सार्वजनिक व्यवस्था, कोई भी भाषण की व्यवस्था, कोई सत्संग की व्यवस्था की जा सकती है, किसके अधीन रहकर, किसी का स्वास्थ्य का हनन नहीं होना चाहिए, किसी का मतलब हेल्थ पे असर नहीं पड़ना चाहिए, किसी के सदाचार पर असर नहीं पड़ना चाहिए, यानी सदाचार के साथ स्वास्थ्य के अधीन रह करके किसी भी संप्रदाय, धार्मिक संप्रदाय सार्वजनिक व्यवस्था कर सकती है, उसका प्रयोजन कर सकती है, ठीक है, और उसका पोषण भी कर सकती है, यानी किसी भी सार्वजनिक व्यवस्था को करके प्रयोजन कर सकती है, उसका पोषण कर सकती है, और यही सब, और कुछ नहीं। और दूसरी मतलब 26 में एक और बात कहा गया है कि धार्मिक कार्यों के विषयों पर प्रबंध करने का अधिकार, यानी किसी भी तरह के धार्मिक कार्य या धार्मिक प्रतिष्ठान हो रहा है तो उसका प्रबंधन भी कर सकती है, ऐसा अनुच्छेद 26 में कहा गया। जैसे कि अभी फिलहाल में राम मंदिर का बात हुआ, राम मंदिर का अनुष्ठान किया गया, शिलान्यास किया गया, ये भी हमारे संविधान के अनुच्छेद 26 के अनुसार ही किया गया। किसी भी तरह के धर्म से रिलेटेड कोई भी तरह का प्रतिष्ठान हम कर सकते हैं। और पोषण और प्रचार का अधिकार किए गए, अधिकार धार्मिक और किसी भी तरह के धार्मिक चल अचल संपत्ति है उसका स्वामित्व और उसका अर्जन का भी अधिकार है आर्टिकल 26 के अनुसार। तो ये आर्टिकल 26 का वर्णन था, या अनुच्छेद 26 का। अनुच्छेद 27 ये कहता है कि इसके अंदर किसी भी व्यक्ति को विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि, पोषण या प्रचार में किए गए जो भी खर्च होगा उस पर कोई कर नहीं देना पड़ेगा। यानी कहने का मतलब किसी भी तरह के धार्मिक प्रतिष्ठान पर, उसके अभिवृद्धि पर, उसके पोषण पर या उसके प्रचार पर जो भी खर्च हुआ, उस खर्च पर किसी भी जो भी व्यक्ति उस खर्च को कर रहा है, उस व्यक्ति को उस खर्च पर कोई भी कर या कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ये हमारा आर्टिकल 27 अनुच्छेद 27 कहता है। अनुच्छेद 28 में ऐसा बात कहा गया है कि किसी भी तरह के राजकीय निधि को संचालित या शिक्षण मतलब किसी भी तरह के राजकीय निधि से संचालित जो शिक्षण संस्थान है में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। यानी राजकीय निधि से, यानी राज्य के द्वारा, मतलब राजकीय यानी राज्य के द्वारा जो भी फंड दिया जा रहा, निधि दिया जा रहा, उससे संचालित जो भी विद्यालय या स्कूल कॉलेज हैं उसमें किसी भी तरह की धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी। ये हमारा
मतलब राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन तक था, आर्टिकल 28 तक। सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक गतिविधियों से संबंधित अधिकार, यानी सांस्कृतिक जितना भी जो भी कल्चरल प्रोग्राम होता है या शैक्षणिक यानी जो भी एजुकेशनल प्रोग्राम होता है, तो मतलब जो भी एजुकेशनल हो गया या कल्चरल एक्टिविटीज हो गया, उन सबसे जो रिलेटेड अधिकार होंगे, रिलेटेड राइट्स होंगे, उस सारे राइट्स मतलब उससे संबंधित जो भी अधिकार हैं उसका वर्णन किया गया है इसमें अनुच्छेद 29 और 30 के अंतर्गत ये दोनों इससे रिलेटेड अधिकार को रखे गए हैं। अनुच्छेद 29 में कहा गया है कि अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण, यानी जो भी अल्पसंख्यक वर्ग या अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं उनके हितों का संरक्षण की बात कही गई है आर्टिकल अनुच्छेद 29 में। और अनुच्छेद 30 में कहा गया शिक्षण संस्थानों की स्थापना, यानी कहने का मतलब है कि कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग के समुदाय अपने रुचि के अनुसार शिक्षण संस्थान की स्थापना कर सकता है। राज्य उसे आर्थिक सहायता देने में कोई भी भेदभाव नहीं करेगा। यानी अनुच्छेद 30 में ऐसा कहा गया है कि कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग का जो भी समुदाय है, अल्पसंख्यक वर्ग के समुदाय हैं, वो अपने रुचि के अनुसार किसी भी तरह के शिक्षण संस्थान को ओपन कर सकते हैं, खोल सकते हैं। इसमें राज्य उसको आर्थिक सहायता देने में कोई भी भेदभाव नहीं करेगी। ये हमारा आर्टिकल 29 यानी अनुच्छेद 29 में कहा गया। अब एक बात है, स्टार पॉइंट है, जिसमें कहा गया है कि 44 संविधान संशोधन यानी 44वां संविधान संशोधन की बात कही गई है। इसके द्वारा किया गया कि आर्टिकल यहाँ पे देखिए अनुच्छेद 31 में संपत्ति के अधिकार का वर्णन था। अनुच्छेद 30 के बाद अनुच्छेद 31 में संपत्ति के अधिकार का वर्णन था, लेकिन 44वां संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर करके भाग 12 अनुच्छेद 301 के तहत इसे विधिक अधिकार के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। यानी संपत्ति का अधिकार अब कौन सा अधिकार हो गया? विधिक अधिकार हो गया। संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार ना रह करके अब क्या हो गया? विधिक अधिकार हो गया, जिसको कि भाग 12 अनुच्छेद 301 के तहत इसको रख दिया गया, मतलब रखा गया। अब हाल ही में क्या बात है कि हाल ही में ये जो अधिकार जो चर्चा में आई थी, ये किस लिए चर्चा में आई थी कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निजी जो संपत्ति का अधिकार जो पहले था, वो संपत्ति के अधिकार को अब मानवाधिकार में बदल दिया गया, मानवाधिकार घोषित किया गया। यानी यह जो 44वां संविधान संशोधन हुआ उसको आधार मान करके नहीं, 44वां संविधान संशोधन के पहले जो आर्टिकल यानी अनुच्छेद 31 था, उस अनुच्छेद 31 को आधार मानते हुए कहा गया कि निजी संपत्ति का जो अधिकार है वो मानवाधिकार में रखा गया। यानी 44वां संविधान संशोधन में संपत्ति के अधिकार को विधिक अधिकार कहा गया, और जो कि अनुच्छेद 31 को आधार मान करके हाल ही में क्या किया, सर्वोच्च न्यायालय में यह घोषित किया कि जो संपत्ति का अधिकार है, जो निजी संपत्ति का अधिकार है, वो निजी संपत्ति का अधिकार अब मानवाधिकार के रूप में घोषित किया गया, मानवाधिकार माना जाएगा। उसके बाद देखा जाए कि प्रथम संविधान संशोधन 1951 में, यानी पहला संविधान संशोधन 1951 में अनुच्छेद 31 में 31A और 31B को जोड़ा गया। यानी पहला संविधान संशोधन किया गया 1951 में, उसमें अनुच्छेद 31 में 31A और 31B को जोड़ा गया। 31A के अनुसार यह निर्धारित किया गया कि यदि किसी राज्य का कोई कानून जमींदारी प्रथा का उन्मूलन करता है तो यह वैध होगा। कहने का मतलब कि अगर कोई राज्य कोई कानून बनाता है तो उस कानून को वैध माना जाएगा आर्टिकल 31A के अनुसार, जिसको कि आर्टिकल अनुच्छेद 31 में रखा गया है। और उसके बाद 31 का बी जो जोड़ा गया है, पहला संविधान संशोधन 1951 में 31A और 31B जोड़ा गया था। तो 31A तो हम लोग देख लिए, 31B में बात क्या गया है कि 31B को संविधान के मतलब 31B तो अनुच्छेद 31 में जोड़ा ही गया, लेकिन साथ साथ इसको संविधान के अनुसूची 9 में भी जोड़ा गया। और अनुसूची 9 में जोड़ा गया जिसमें कहा गया कि जिसमें जमींदारी प्रथा के उन्मूलन के बारे में जितना भी कानून बनाए गए हैं उसको रखा गया है। समझ में आया? यानी प्रथम संविधान 1951 में आर्टिकल 31 में यानी अनुच्छेद 31 में 31A 31B जोड़ा गया। 31A में यह कहा गया कि राज्य जो भी कानून बनाएगा, किससे? जमींदारी से उन्मूलन से लेकर के
जमींदारी के उन्मूलन से लेके राज्य जो भी लेकर के जो भी कानून बनाएगा राज्य, वो सब वैध होगा। और 31B में ये कहा गया, और 31B को 31 अनुच्छेद 31 के साथ साथ अनुसूची 9 में भी जोड़ा गया है। तो इसमें यह कहा गया कि जमींदारी प्रथा से रिलेटेड, जमींदारी प्रथा से संबंधित, उन्मूलन से संबंधित जितना भी कानून है सब उसको 31B में रखा गया है। फिर उसके बाद 25 संविधान संशोधन द्वारा एक बात है जो कि मैं 25 संशोधन, ये लास्ट टॉपिक जो उसके बाद मैं बताऊंगा, जो कि आपका 44वां संविधान संशोधन से रिलेटेड है, उसके बारे में। तो पहले ये देख लीजिए, 25 संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 31C को जोड़ा गया। यानी अभी तक हम देखे थे कि अनुच्छेद 31A 31B जोड़ा गया, अब अनुच्छेद 31C को भी जोड़ा गया। उसको कैसे, तो 25 यानी 25वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, जिसमें कि प्रावधान किया गया कि राज्य अगर नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 39B और 39C के तहत कानून लागू करता है, यानी राज्य का जो नीति निर्देशक तत्व है, जो कि हम लोग आगे के टॉपिक में देखेंगे कि राज्य का नीति निर्देशक तत्व क्या है उसके बारे में। तो राज्य का जो नीति निर्देशक तत्व है उसके अनुच्छेद 39B और 39C के तहत अगर राज्य कोई भी कानून लागू करता है, ठीक है, तो अगर इससे अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 31 का मौलिक अधिकार का अगर उल्लंघन भी होता है तो इसमें न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। समझ में बात है? यानी अनुच्छेद 25वां संविधान संशोधन अनुच्छेद 31C को जोड़ा गया और इसमें प्रावधान किया गया कि अगर राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 39C और 39B के तहत कोई कानून बना रहा है और उस कानून से के कारण अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 31 का उल्लंघन होता है, तो इसके विरोध में सर्वोच्च न्यायालय में अपील नहीं किया जा सकता है। तो इस प्रकार का जो भी डिस्प्यूट्स आया या जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स आया, जो भी मतलब अनुच्छेद से रिलेटेड, मतलब संपत्ति के अधिकार का कॉन्फ्लिक्ट्स यहाँ भी आया एक अनुच्छेद 31। तो इस तरह से बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स आते रहे हैं अनुच्छेद 31 से रिलेटेड, तो जिसके कारण फाइनली 44वां संविधान संशोधन संपत्ति के अधिकार को समाप्त ही करके इसको विधिक अधिकार बना दिया गया। और फिर बाद में इसको मानवाधिकार घोषित किया गया सर्वोच्च न्यायालय की। यही जनवरी 2020 की बात है, लगभग उससे पहले ही की बात है। मतलब उसको क्या किया गया, हाल ही की बात है, इसी साल या इससे की बात है कि इसको मानवाधिकार घोषित किया गया संपत्ति के अधिकार को। मैंने एक बात कहा था कि 44वां संविधान संशोधन से रिलेटेड कुछ और बातें हैं। दरअसल 44वां संविधान संशोधन लाने के पीछे एक और बात थी कि 1967 में हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा एक विधवा वृद्ध महिला का करीब 10 एकड़ की, कितना एकड़ ये एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, लेकिन करीब 10 एकड़ लगभग या उससे ज़्यादा भी हो सकता है, जमीन को राज्य के डेवलपमेंट के लिए अधिग्रहण कर लिया गया था। तो अब वो महिला क्या की कि महिला ने सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर दी। महिला सर्वोच्च न्यायालय में अपील की कि वो मेरा जमीन है, मेरा निजी संपत्ति है, उसको राज्य कैसे ले सकता है। लेकिन बात ये क्या है कि राज्य बोला कि ये एडेसिव पोसेशन के आधार पर, यानी प्रतिकूल क्या कहते हैं, जैसे आज ये मतलब कोई प्रतिकूल क्या कहा जाता है इसको हिंदी में, प्रतिकूल कब्जा यानी एडेसिव पोसेशन। ऐसे एडेसिव पोसेशन के आधार पर राज्य ने कहा, एडेसिव पोसेशन के आधार पर उसको अपने अधिग्रहण में कर लिया और उस पर डेवलपमेंट का काम करने शुरू कर दिया। तो महिला ने अपील किया, तो महिला के अपील पे जो राज्य सरकार, मतलब वहाँ जो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया कि राज्य किसी भी निजी संपत्ति को एडेसिव प्रोसेशन के आधार पर कब्जा नहीं कर सकता है। अब बात एक है कि प्रतिकूल कब्जा, एक नया वर्ड आ रहा है, तो ये प्रतिकूल कब्जा क्या है?
तो प्रतिकूल कब्जा कहने का मतलब आप लोग जानते होंगे शायद कि किसी भी, अगर आप किराएदार को अगर आप ज़मीन दे रहे हैं कहीं, या कोई भी अपना रेंट पे दे रहे हैं, अगर वो रेंट पे 12 वर्षों से ज़्यादा तक रह लेता है बिना किसी संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आर्टिकल नंबर, अनुच्छेद नंबर 32। इससे पहले निजी संपत्ति का अधिकार आर्टिकल नंबर 31 देखे थे, अब आर्टिकल नंबर 32 देखेंगे। इसमें क्या कहा गया कि इसको संविधान की आत्मा कहा गया BR अम्बेडकर के द्वारा। संविधान के भाग 3 में जितना भी मूल अधिकार दिया हुआ है, अगर उसके राज्य उसके विरुद्ध में या उसके अगेंस्ट में कुछ उल्लंघन करता है या कुछ मूल अधिकार का उल्लंघन करता है, तो क्या करते हैं, राज्य के विरुद्ध इस उपचार का हम लोग क्या करते हैं, उपचार की व्यवस्था की गई, वही है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 के तहत क्या किया जा सकता है, रीट न्यायालय में रीट दायर की जा सकती है, और अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय में रीट दायर कर सकते हैं अनुच्छेद 32 के अनुसार, अनुच्छेद 226 के अनुसार उच्च न्यायालय में रीट दायर की जा सकती है। यह संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है वो कितने तरह का, 5 तरह का, 5 प्रकार के हैं। पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसको हैबियस कॉर्पस कहते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण में यह कहा गया कि इसमें क्या कहा गया कि ऐसे अधिकारी के विरुद्ध रीट दायर किया जा सकता है, रीट जारी किया जा सकता है, जो व्यक्ति 24 घंटे से ज़्यादा किसी व्यक्ति को कस्टडी में लेता है। यानी कभी भी अगर मान ले किसी लोक अधिकारी को या किसी पुलिस को किसी व्यक्ति पे यह शक है कि वो दोषी है या वो अपराधी है, तो उसको मात्र 24 घंटे के लिए ही कस्टडी में ले सकता है। अगर 24 घंटे से ज़्यादा कस्टडी में, तो न्यायालय क्या करती है, रीट जारी करती है कि उसको कोर्ट में पेश किया जाए। उसके बाद हम लोग देखें परमादेश, जिसको मेंडामस कहते हैं। सेकंड नंबर है परमादेश। यह रीट न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है कि जब कोई अधिकारी अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने से इनकार कर देता है, यानी कोई भी लोक अधिकारी है या लोक सेवा अधिकारी है जो अपने कर्तव्यों के निर्वहन से मना कर दे कि नहीं, मैं ये नहीं करूँगा, मैं यहाँ साइन नहीं करूँगा, मैं वो नहीं करूँगा, मेरा काम नहीं है ये, ऐसा वो कर रहा है, लेकिन वो उसके दायरे में आता है, तब उस कंडीशन पे न्यायालय क्या करती है, रीट जारी करती है क्या, परमादेश के आधार पे, परमादेश है इसका नाम कहते हैं, मेंडामस कहते हैं, रीट जारी करती है कि आप अपने काम को करिए। फिर तीसरा नंबर प्रतिषेध, इसको प्रोहिबिशन कहते हैं। प्रतिषेध यानी प्रोहिबिशन। यह रीट सब ऑर्डिनेट कोर्ट के लिए जारी की जाती है जब वो अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाता है। यानी प्रतिषेध यानी प्रोहिबिशन क्या किया जाता है, रोक लगाया जाता है कि जब भी सब ऑर्डिनेट कोर्ट अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कुछ काम करना शुरू कर देता है, तो उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय उस कोर्ट पे क्या करती है कि प्रोहिबिशन लगाती है, रोक लगाती है और रीट जारी करती है, इसको रोकती है। उसके बाद उत्प्रेषण, जिसको सर्टियोररी कहते हैं। सर्टियोररी जो है उत्प्रेषण जिसको कहते हैं, यह भी सबऑर्डिनेट कोर्ट के लिए ही जारी होता है जब सबऑर्डिनेट कोर्ट में काफ़ी समय तक बहुत सारे केस लंबित हो, तो उस केस में यह मतलब उसके ऊपर के न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय उसको ये बोलती है कि आप अपने लंबित केसों को जल्द से जल्द निपटारा करिए, नहीं तो उसको अपने ऊपर वाले कोर्ट में भेजिए। तो ये हमारा सर्टियोररी में होता है, उत्प्रेषण जिसको कहते हैं। सबसे लास्ट जो अधिकार परीक्षा, जिसको हम लोग कोवारेंटो कहते हैं। कोवारेंटो के तहत क्या किया जाता है, ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध रीट जारी किया जाता है जो कि किसी पद को धारण किए हुए जिसके अधिकार उसको है ही नहीं। जैसे कि मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति है, आम व्यक्ति, जो कि मतलब पुलिस के वर्दी को लेके घूम रहा है, पुलिस के सारे पावर्स को इस्तेमाल कर रहा है, SI के पूरे पावर को इस्तेमाल कर रहा है, तो ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध कोवारेंटो के तहत रीट जारी की जाती है और उसको पकड़ने के लिए बोला जाता है। तो इस प्रकार हम लोग देखें कि ये 5 जो संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है, इसके बारे में। अब हम लोग देखते हैं कि मूल अधिकार से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय के कुछ फैसले थे, उसके बारे में लोग देते, कुछ निर्णय थे उसके बारे में। सबसे पहला गोलकनाथ वाद विवाद था। गोलकनाथ वाद विवाद के अनुसार मूल अधिकार बोला गया कि सर्वोच्च न्यायालय का फैसला यह है कि मूल अधिकार में कोई भी संशोधन नहीं किया जा सकता है। ये 1976 में आया था, 1967 में आया था। केशवनाथ वाद विवाद में यह फिर फैसला किया गया कि संविधान संशोधन 24 को निरस्त कर दिया गया, और निरस्त करके क्या किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 1971 में संविधान संशोधन 14 को निरस्त कर दिया गया। केशवानंद भारती मामले में 14 संविधान संशोधन 24वां को निरस्त करके 1971 में उसको क्या किया गया, संसद ने फैसला किया, यह बताया कि संविधान के मतलब संशोधन कर सकते हैं, लेकिन उससे कि मूल ढांचे में
संसद संविधान में संशोधन कर सकती, लेकिन उससे संविधान के मूल ढांचे में कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। उसके बाद क्या हुआ कि मिनर्वा मिल्स वाद विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने फिर ये फैसला लिया, मिनर्वा मिल्स जो वाद विवाद हुआ उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला लिया कि 1976 में ये फैसला हुआ था, उसमें क्या किया, 42वें संविधान संशोधन को समाप्त कर दिया गया। और समाप्त करने के बाद इसके बाद क्या हुआ कि ये कहा गया कि संविधान को संशोधन करने की शक्ति प्राप्त हो गई, लेकिन क्या किया गया कि संविधान में के सभी भागों में हम लोग संशोधन कर सकते हैं। यानी यहाँ पे देखें कि जब भी जैसे ही 42वां संविधान समाप्त हुआ, वैसे ही संसद को संविधान में संशोधन की शक्ति प्राप्त हो गई। लेकिन एक चीज ध्यान में रखना होगा कि अतः कहा गया जा सकता है कि संविधान के किसी भी भाग में, यानी संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकते हैं, किया जा सकता है, परंतु भाग 3 में संशोधन करते समय हमेशा एक बात का ध्यान रखना होगा कि इसके मूल ढांचे में कोई असर ना पड़े। तो यानी कहा गया कि सबसे लास्ट का जो मिनर्वा मिल्स वाद विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने 1976 में 42वें संविधान संशोधन को समाप्त करके संविधान में संशोधन करने की शक्ति संसद को दे दी, लेकिन मूल अधिकार को संशोधन करते समय यह ध्यान में रखना होगा कि उसके मूल ढांचे में कोई अंतर या कोई असर ना आए। उसके बाद देखेंगे विदेशियों से प्राप्त जो कुछ अधिकार है, मूल अधिकार हैं, जिससे जो कि हम लोग विदेशी से अडॉप्ट किए हैं, वो है हमारा विदेशियों से लिए हैं, वो है हमारा 24 आर्टिकल नंबर 24 यानी अनुच्छेद 24 का, अनुच्छेद 20 का, अनुच्छेद 21 का, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 27 और अनुच्छेद 28, ये हम लोग विदेशों से लिया गया हम लोग का मूल अधिकार है। तो इस प्रकार हमारा भाग 3 समाप्त होता है। अब हम लोग आगे के भाग 4 को देखेंगे। ये वीडियो कैसा लगा आपको, इसका कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर कुछ भूल हुई है तो उसको भी कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए।